हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम CSIR नेट दिसंबर 2025 में आए लीनियर एल्जेब्रा के दो क्वेश्चंस करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। लेट M एंड N बिलोंग्स टू M 3x3 over complex field, that is M and N are 3x3 matrices and the entries are coming from complex numbers, be such that trace of M raised to power k is equals to trace of N raised to power k for all k lying between 1 and 3। that is यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि trace of M किसके बराबर है, trace of N के बराबर है ना। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज, राइट। तो ट्रेस ऑफ एम ट्रेस ऑफ एन के बराबर है। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं। रिपीटेशन वाली भी हम लिख रहे हैं, राइट। सो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये हमारी आइगन वैल्यूज है सपोज एम की, क्योंकि हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो 3 रूट्स होंगे। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा, राइट। तो 3 रूट्स होंगे एटमोस्ट। तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एटमोस्ट 3 रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। ओके। एन के लिए भी हम मान लेते हैं कि μ1 बीटा मान लेते हैं, ऐसे मानते हैं, फिर अल्फा बीटा मानते हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। हमें बोला है कि ट्रेस ऑफ एम ट्रेस ऑफ एन के बराबर है, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 किसके बराबर है? बीटा 1, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 के बराबर है। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमें फर्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट हमें बोला कि ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? ट्रेस ऑफ एन स्क्वायर के बराबर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब बताओ, अगर m की आइगन वैल्यूज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है, तो m स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या बनेंगे? m की आइगन वैल्यू अल्फा 1 है, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेक्टर होगा v1। तो m v1 किसके बराबर होगा? अल्फा 1 v1। दोबारा से m ऑपरेट करेंगे तो m स्क्वायर v1 किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा 1 m v1, राइट। m v1 इज अल्फा 1 v1, सो m स्क्वायर v1 विल बी अल्फा 1 स्क्वायर v1। सो m स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी आइगन वैल्यूज क्या बन जाएंगी? जो m की आइगन वैल्यूज है उनका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ट्रेस ऑफ m स्क्वायर क्या बन जाएगा? आइगन वैल्यूज का सम। तो यहाँ आ जाएगा अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर किसके बराबर दिया है? बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर के बराबर दिया है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बोला है कि ट्रेस ऑफ m क्यूब किसके बराबर है? ट्रेस ऑफ n क्यूब के बराबर है। तो सिमिलरली अगर m की आइगन वैल्यूज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 हैं, तो m क्यूब की क्या हो जाएंगी? अल्फा 1 क्यूब, अल्फा 2 क्यूब, अल्फा 3 क्यूब। ट्रेस क्या बन जाएगा? अल्फा 1 क्यूब प्लस अल्फा 2 क्यूब प्लस अल्फा 3 क्यूब का सम बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा बीटा 1 क्यूब प्लस बीटा 2 क्यूब प्लस बीटा 3 क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास इन्होंने दी है इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इनसे कुछ इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं क्या? देखते हैं। ये जो क्वांटिटी है ये आपको ऐसा दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, तो ये किसकी आइडेंटिटी में आता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो वो क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। तो सेम चीज हम यहाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये पूरी क्वांटिटी इधर शिफ्ट होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले ले, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1। ठीक है,
ये किसके बराबर दिया है? ये हमें दिया है बीटा 1 स्क्वायर, बीटा 2 स्क्वायर और बीटा 3 स्क्वायर के सम के बराबर दिया है। और ये किसके बराबर होगा? सेम आइडेंटिटी से ये किसके बराबर हो जाएगा? बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 2 बीटा 3 प्लस बीटा 3 बीटा 1। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को देखें, ये वाली और ये इक्वेशन है ये पूरी, तो ये दोनों भी इक्वल है। हाँ जी, इक्वल है। ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बोल रही है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बराबर है बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 के। तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, किसके बराबर हो जाएगा? बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये हमारी इसके बराबर है और ये दोनों इक्वल में है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 किसके बराबर है? माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 2 बीटा 3 प्लस बीटा 3 बीटा 1। ठीक है, माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है, ये हमारा क्या बन गया? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यूज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू आइगन वैल्यूज। ये किसकी है? ये m के लिए और ये बन गया n के लिए। राइट, तो यहां से हमारा सबसे पहला रिजल्ट तो यही आ गया कि अगर हमें ऐसी कंडीशंस दी हैं कि ट्रेस ऑफ m ट्रेस ऑफ n के बराबर है, ट्रेस ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर के बराबर है, तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू आइगन वैल्यूज भी दोनों मैट्रिक्स के लिए m और n के लिए क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। अब ये m क्यूब n क्यूब वाला जो ट्रेस है ये भी तो बराबर है, इससे भी तो कुछ इन्फ्लुएंस आएगी। देखते हैं ये जो क्वांटिटी है ये कब आएगी? जब हम a प्लस बी प्लस सी का क्या करेंगे? होल क्यूब करेंगे। या फिर इसकी आइडेंटिटी क्या बनती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की आइडेंटिटी क्या बनती है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी? 3abc इस तरफ आ जाएगा प्लस में। तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा 3 स्क्वायर माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। और ये 3abc इस तरफ, यानी प्लस 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बोला था कि ये किसके बराबर है? ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी जगह ये रख सकती हूँ। जी बिल्कुल रख सकते हैं। ये क्वांटिटी किसके बराबर है? ये क्या है? ट्रेस ऑफ m स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ट्रेस ऑफ n स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ? बीटा 1 का स्क्वायर बीटा 2 का स्क्वायर प्लस बीटा 3 का स्क्वायर। इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1। ये अभी अभी हमने किसके बराबर प्रूव किया? बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 2 बीटा 3 प्लस बीटा 3 बीटा 1 के। तो यहाँ पर भी ये रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब ये जो क्वांटिटी है, अगर मैं a की वैल्यू बीटा 1 b की वैल्यू बीटा 2 c की वैल्यू बीटा 3 रखूं, तो ये जो क्वांटिटी है वो ये वाली साइड है, राइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? बीटा 1 क्यूब प्लस बीटा 2 क्यूब प्लस बीटा 3 क्यूब माइनस 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के बराबर हो जाएगी प्लस 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3।
ठीक है, या सॉरी यहाँ पर क्यूब। ठीक है, नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। ये हम किसके बराबर लेकर चल, ओके। और हमें ये किसका, ये वाली क्वांटिटी हम लेकर चले थे ना लेफ्ट हैंड साइड, वो इसके बराबर आई, फिर वो इसके बराबर आई, अब ये क्या आएगी, इसके बराबर आ गई। ठीक है, हमें क्या दिया है कि ये जो है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको इसके बराबर रख देते हैं, b1 क्यूब प्लस b2 क्यूब प्लस b3 क्यूब के बराबर रख देते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या बच जाएगा कि 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 किसके बराबर है, 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के बराबर है। 3 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या बनता है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एन के बराबर आ गया। नेक्स्ट रिजल्ट आ गया हमारे पास, सेकंड रिजल्ट कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ एन के बराबर होगा अगर हमें ये कंडीशन दी है कि ट्रेस ऑफ एम एम के बराबर एन के बराबर है, ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर ट्रेस ऑफ एन स्क्वायर के बराबर है, ट्रेस ऑफ एम क्यूब ट्रेस ऑफ एन क्यूब के बराबर है। ठीक है, अब सेम चीज को हम किससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की, क्योंकि हमें ये चीजें, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनता है, ट्रेस बनता है। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस ऑफ ट्रेस बनता है वहां पर। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू आइगन वैल्यूज, और हमारी कांस्टेंट टर्म क्या होती है, डिटर्मिनेंट होती है। ठीक है, तो यहां से अब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल पे बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 एक्स और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम। यही बनेगा किसका, एम का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। हाँ जी, यही बनेगा। और हमने क्या प्रूव किया, ये हमें ये गिवन है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 किसके बराबर है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने किसके इक्वल प्रूव किया है, प्लस बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 2 बीटा 3 प्लस बीटा 3 बीटा 1 के इक्वल प्रूव किया। ये हमारा क्या आ गया, एक्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम डिटर्मिनेंट ऑफ एन के बराबर है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक बन गई, ये बन गई एन की कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम जो है वो किसके बराबर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन के बराबर है। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस में हमने कहीं भी कोई ऐसी कंडीशन यूज नहीं की जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड पर काम करे पर रियल की फील्ड पर काम ना करे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि रियल की फील्ड अगर हमारे पास एम एक 3x3 मैट्रिक्स है रियल फील्ड पर, ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के दोनों रूट यानी जो उसके आइगन वैल्यूज हैं वो हमारी आर में ना जाए, लेकिन ट्रेस तो फिर भी सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज होता है। हाँ जी होता है। डिटर्मिनेंट फिर भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। हाँ जी होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई हमने चीज यहाँ पर कंडीशन ऐसी यूज नहीं की कि अगर हमारी कॉम्प्लेक्स की जगह रियल दे देता तो भी हम ये सारा रिजल्ट निकाल सकते थे। अब हम ये लिखते आ रहे हैं कि एक्स क्यूब होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, देन ट्रेस ऑफ एम होता है एक्स स्क्वायर, देन हमारे पास यहाँ पर आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू आइगन वैल्यूज माइनस डिटर्मिनेंट आता है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर और इस क्वांटिटी को भी ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर या एम क्यूब की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो दोनों कोएफिशिएंट है इनको हम ट्रेस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ट्रेस ऑफ पावर्स। ठीक है, कैसे करेंगे, अब ये जो हमने ये निकाला है ना इसी से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए। सबसे पहले हमें पता है कि जो x होता है हमारा उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू आइगन वैल्यूज दैट इज ये होता है, राइट। तो ये क्या दिया है हमें, ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ एम का होल स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ नीचे रखते हैं। हमारे पास आया कि ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ एम का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसको इधर लेकर जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ट्रेस ऑफ एम का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। इसको इधर लेकर आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसके बराबर हो जाएगा दिस बाय 2 ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को ट्रेस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया। बच गया क्या, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास कहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, राइट। ये क्या है, ट्रेस ऑफ एम। ये क्या है, ट्रेस ऑफ एम क्यूब। ठीक है, ये क्या है, ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसको हम एक्सप्रेस कर चुके हैं, तो वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ऐसा ही है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, ट्रेस ऑफ एम क्यूब इसके बराबर है ट्रेस ऑफ एम इंटू ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ट्रेस ऑफ एम का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देते हैं ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम का होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर बाय 2। ठीक है, बाहर हमारे पास है ट्रेस ऑफ एम प्लस 3 डिटर्मिनेंट ऑफ एम। मुझे यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एम निकालना है, तो बाकी को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस माइनस में जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा ट्रेस एम क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ एम इंटू ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ट्रेस ऑफ एम का होल स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर बाय 2। इसके बराबर है 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एम के बराबर है, तो 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/3 ट्रेस ऑफ एम क्यूब माइनस, यहाँ पर 2 ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर है, यहाँ पर ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर, तो 3 ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 ट्रेस एम स्क्वायर ट्रेस एम। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ट्रेस ट्रेस एम का क्यूब, एम का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एम का क्यूब बाय। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एम के बराबर आ गया। तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गया इन टर्म्स ऑफ ट्रेस ऑफ पावर्स ऑफ एम। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, क्वेश्चन में हमें बोला था कि एम स्क्वायर एन स्क्वायर के बराबर होगा, एम क्यूब एन क्यूब के बराबर होगा। पूछा है कि नेसेसरीली ट्रू, हमेशा ट्रू होनी चाहिए, चाहे एम और एन हम कुछ भी लेकर आए और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। सेकंड हमें बोला कि एम क्यूब एन क्यूब के बराबर आ जाएगा। थर्ड हमें बोला कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एम एंड एन आर सेम, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम आएगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ बोला है मिनिमल पॉलिनोमियल सेम आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन तीनों के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एम, हम फर्स्ट केस के लिए हम क्या लेते हैं, एम हमें देखना है कि एम स्क्वायर जो है वो एन स्क्वायर के बराबर आएगा, अगर वो एम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था।
तो फर्स्ट केस में मैं m ले लेती हूँ स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 1 1 0, ठीक है। और n में ले लेती हूँ अपर ट्रायंगुलर, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ये भी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये भी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। एम स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 0 0। यहाँ पर एन स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 1 0, सॉरी 0 0 1 0 0 0 0 0 0। क्या एम स्क्वायर एन स्क्वायर के बराबर है? नहीं। क्या एम ट्रेस ऑफ एन के बराबर है? हाँ, 0 आएगा। ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर ट्रेस ऑफ एन स्क्वायर के बराबर है? हाँ, वो भी है, वो भी 0 आएगा। ट्रेस ऑफ एम क्यूब एन क्यूब के बराबर है? हाँ, वो भी आएगा। लेकिन जब यहाँ पर हम m क्यूब करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। n क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। m क्या है, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स क्या है, 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए तो ये एग्जाम्पल काम कर जाएगा, सेकेंड केस के लिए काम नहीं कर पाएगा क्योंकि m क्यूब n क्यूब के बराबर आ रहा है, तो उसके लिए कोई और एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके डायगोनल पर एलिमेंट्स सेम है, ठीक है। सपोज हमने लिया 1 1 0 1 0 0, ये हमारा m है, एंड हमारे पास n क्या है 1 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। अब ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी 1 1 0। ट्रेस की बात करें तो 2 आएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो क्या हो जाएगा, जो डायगोनल पर हमारे एलिमेंट्स है उनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर भी हमारे पास क्या रहेगा, डायगोनल पर 1 1 0 ही रहेगा, मतलब ट्रेस 2 ही रहेगा। सिमिलरली ये अगर हम m लेकर चल रहे हैं या m ले रहे हैं तो n के लिए भी सेम कंडीशन, ये अपर ट्रायंगुलर है, डायगोनल एंट्रीज का स्क्वायर हो जाएगा अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो तब भी हमारा ट्रेस क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। m क्यूब करेंगे तो भी हमारा ट्रेस क्या रहेगा, 2 ही रहेगा दोनों मैट्रिसेस के लिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमारी ट्रेस ऑफ m रेज टू पावर k जो है ट्रेस ऑफ n रेज टू पावर k के बराबर है। क्या m क्यूब n क्यूब के बराबर आएगा, यहाँ पर हमें m क्यूब निकालना है और n क्यूब निकालना है, ठीक है। तो हम बेसिकली इस मैट्रिक्स का क्यूब निकाल लेंगे तो भी काम चल जाएगा। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 1 0 दिस इंटू दिस, यानी कि 2 हो जाएगा। और इसको अगेन हम 1 0 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 3 0, राइट। तो हमारे पास m का क्यूब क्या आ रहा है, हमारे पास 1 0 0 3 1 0, यहाँ पर 1 आएगा, 0 0 0, राइट। और n का क्यूब क्या आएगा, 1 3 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, क्या बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन के लिए भी हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। अब फोर्थ के लिए देख लेते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर दो मैट्रिसेस के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि मिनिमल भी बराबर होगी, नहीं बोल सकते। कैसे देखेंगे, देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम m ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 0 0 0 0 0, तो ये हमारी क्या है, डायगोनलाइजेबल है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो हमें 2 मिल रही है, 2 आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। यहीं पर अगर मैं n ले लूं 1 1 0 1 0 0, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये डायगोनलाइजेबल है, नहीं। क्या 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें 2 आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, नहीं, जॉर्डन ब्लॉक है हमारा। तो हमारे पास इसका मिनिमल क्या बनेगा, इसका मिनिमल क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और इसका मिनिमल क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स। तो क्या मिनिमल बराबर है, नहीं। लेकिन m और n क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। ट्रेस निकालिए आप, ट्रेस हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, m का n के बराबर रहेगा, m स्क्वायर का n स्क्वायर के ट्रेस के बराबर रहेगा, ठीक है। इसके लिए भी हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। तो इन अगर हम यहाँ से कंक्लूड करें कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा, तो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि m और n, और ये ट्रेस वाली कंडीशन है कि ट्रेस ऑफ m रेज टू पावर k ट्रेस ऑफ n रेज टू पावर k के बराबर है, फील्ड चाहे कुछ भी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल हो, तो हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ n के बराबर होगा। देन हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू आइगन वैल्यूज जो है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ m जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ n के बराबर होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ n के बराबर होगी। अब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर सेम है तो रूट सेम आएंगे,
दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सेम रहेंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि आइगन वैल्यूज भी एम और एन की क्या है, बराबर है। आइगन वैल्यूज एम और एन की बराबर सेम सेट है, ठीक है। क्या आइगन वैल्यूज की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी सेम होगी? हाँ होगी। बट क्या ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होगी? नहीं होगी। देन हमने देखा कि हम जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसको ट्रेस ऑफ पावर्स ऑफ एम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमने यहाँ से सीखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोला है कि लेट बी बी अ 4x4 पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मिनट। यहाँ पर हमें बोला है कि जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट है। पॉजिटिव डेफिनेट है मतलब आइगन वैल्यूज जीरो नहीं है, सारी आइगन वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। देन हमें बोला है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमें क्या पता है कि ये क्या होती है, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होती है, यानी कि डायगोनलाइजेबल होती है फर्स्ट कंडीशन। और हमें जो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे वो हमें इस तरह मिलते हैं कि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे वी ट्रांसपोज डब्ल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, राइट। ऑर्थोगोनल होते हैं। हमें बोला है कि बी जो है is a 4x4 positive definite real symmetric matrix which is not the identity matrix। identity matrix नहीं है, सारी आइगन वैल्यूज वन नहीं है। कंसीडर द इनर प्रोडक्ट ऑन R4। R4 पे हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है। ये क्या था, यूजुअल इनर प्रोडक्ट जो हम डिफाइन करते हैं वी ट्रांसपोज डब्ल्यू करके। लेकिन हमें इन्होंने R4 पर अलग से डिफाइन करके दिया है कि इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, वी ट्रांसपोज बी डब्ल्यू। बेसिकली एक बाइलिनियर फॉर्म की तरह दिया है, राइट। हाँ जी। तो वेयर वी ट्रांसपोज डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ वी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एक एक करके सारी स्टेटमेंट देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि इफ वी एंड डब्ल्यू आर आइगन वेक्टर्स ऑफ बी। वी और डब्ल्यू क्या है, बी के आइगन वेक्टर्स हैं। इसका मतलब किसी लैम्डा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग बी रहा होगा और किसी लैम्डा टू के कॉरेस्पॉन्डिंग डब्ल्यू रहा होगा। तो बी वी क्या होगा, लैम्डा वन बी बी होगा, और बी डब्ल्यू क्या होगा, लैम्डा टू डब्ल्यू होगा। अब मैं क्या करती हूँ, फॉर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, यानी लैम्डा वन जो है वो बराबर नहीं है लैम्डा टू के, ओके। देन वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट बताना है कि क्या वो जीरो होगा। वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करके दिया है इन्होंने, वी ट्रांसपोज बी डब्ल्यू। तो मुझे क्या चाहिए, बी डब्ल्यू क्या होता है, बी डब्ल्यू क्या है, लैम्डा टू डब्ल्यू। बी टी लैम्डा टू डब्ल्यू, यहाँ आ जाएगा लैम्डा टू वी ट्रांसपोज डब्ल्यू। सिंस v और w डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं तो वो आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, क्योंकि b क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, v और w का इनर प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है, राइट। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग बी के जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, यानी वी ट्रांसपोज डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ v इज आइगन वेक्टर ऑफ b, अगर v कोई आइगन वेक्टर है b का एंड w एक नॉन जीरो वेक्टर है ना, w इन्होंने ये नहीं बोला कि आइगन वेक्टर है, w एनी नॉन जीरो वेक्टर है, कहां से, R4 से, ओके। इज सच दैट w और v का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो है, देन w आइगन वेक्टर बन जाएगा b का। क्या हम ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, तो ये देखते हैं। ना W इन्होंने एनी नॉन जीरो वेक्टर दिया है, ठीक है। तो W को मैं क्या लिख सकती हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकती हूँ ऑफ द बेसिस ऑफ R4, राइट। W कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द uniquely expressed in the linear combination of basis of R4, right। अब वो बेसिस कैसे बनाऊंगी मैं, वो बेसिस मैं बनाऊंगी ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी हमें दी है ना, बी के जो आइगन वेक्टर्स हैं इससे मैं क्या बना सकती हूँ, बेसिस बना सकती हूँ, क्योंकि ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल है इसका मतलब क्या है, आइगन वेक्टर से एक बेसिस बना सकते हैं हम R4 की, ठीक है। तो सपोज हमारे पास v1 v2 v3 v4 ये हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं, किसके, बी के, ठीक है। और ये हमारा क्या बना रहे, बेसिस बना रहे हैं R4 के लिए, राइट। तो W को क्या किया जा सकता है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2
प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा 4 V4 ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, किया जा सकता है। देन हमें क्या बोला है कि नाउ V इज एन आइगन वेक्टर ऑफ B, तो V मान लेते हैं कुछ V1 का इक्वल बना मान लेते हैं, या फिर V जो है वो कुछ लीनियर अल्फा टाइम्स VI भी हो सकता है, किसी VI का स्केलर मल्टीपल भी हो सकता है, नॉन जीरो मल्टीपल, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। आप कुछ भी मान लीजिए, अल्फा VI मान लेते हैं, चलो VI भी मैं मान लेती हूँ 2, तो ये हो जाएगा V हमारे पास क्या है, अल्फा V2 है। ओके, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये मान सकते हैं, हाँ जी मान सकते हैं, आइगन वेक्टर है तो कुछ स्केलर मल्टीपल होगा किसी का, ठीक है। हमें बोला है कि W और V का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 है, जो इन्होंने यहाँ ऊपर डिफाइन करके दिया है। इसका मतलब क्या है कि W ट्रांसपोज B इंटू V क्या है, 0 है। नाउ V क्या है, एक आइगन वेक्टर है B का, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट, लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो BV क्या हो जाएगा, लैम्डा टू V हो जाएगा इंटू W ट्रांसपोज किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि लैम्डा 2 इंटू W ट्रांसपोज V क्या है, 0। अब लैम्डा 2 एक आइगन वैल्यू है, या तो लैम्डा 2 0 हो सकती है क्या, कोई आइगन वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 हो सकती है कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो ये तो 0 हो नहीं सकती। इसका मतलब W ट्रांसपोज V क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि W और V, W जो है वो V के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। W और V क्या है, आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स हैं। ना सिर्फ ऑर्थोगोनल होने से क्या W आइगन वेक्टर बन जाएगा, नहीं बनेगा। यहां से अब इसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है। W का ट्रांसपोज, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 V1 ट्रांसपोज प्लस अल्फा 2 V2 ट्रांसपोज प्लस अल्फा 3 V3 ट्रांसपोज प्लस अल्फा 4 V4 ट्रांसपोज इंटू V क्या है, हमने अल्फा V2 माना है, अल्फा V2 माना है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अल्फा 1 ट्रांसपोज V2 प्लस अल्फा 2 अल्फा V2 ट्रांसपोज V2 प्लस अल्फा 3 ट्रांसपोज V2 प्लस अल्फा 4 ट्रांसपोज V2 इसके बराबर है, 0 के बराबर है, यही आया, हाँ जी यही आया। हमें क्या पता है कि जो आइगन वेक्टर्स हैं, जो हमने ये बेसिस लिया था, इसमें हर एक वेक्टर क्या एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, यानी कि वी आई ट्रांसपोज वी जे जो है वो 0 होगा अगर आई नॉट इक्वल्स टू जे है तो, ठीक है। और वी आई ट्रांसपोज वी आई क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ वी आई हो जाएगा, ठीक है। ईच एंट्री का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, देन स्क्वायर रूट करेंगे, ओके, हाँ जी ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 होगा, राइट। ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, और ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा V2 जो हमारा वेक्टर है उसका मॉड्यूलस नॉर्म इंटू अल्फा 2 अल्फा, बाकी सारी टर्म 0 होगी, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये बचा। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि V2 क्या है, आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर है तो क्या इसका नॉर्म 0 हो सकता है, नहीं, नॉन 0 होता है आइगन वेक्टर हमेशा, तो नॉर्म अगर 0 हो गया तो वेक्टर 0 हो जाएगा, तो ये तो नॉन 0 है, ये 0 नहीं हो सकता। क्या अल्फा 0 है, नहीं, क्योंकि अल्फा 0 हो गया तो हमने क्या लिया था, V को लिया था अल्फा टाइम्स V2, तो नॉन 0 मल्टीपल होगा, कि V भी तो आइगन वेक्टर बोला ना इन्होंने, क्या होगा, नॉन 0 मल्टीपल होगा, नॉन 0 स्केलर होगा अल्फा भी, हाँ जी। तो क्या 0 है, अल्फा 2 0 है, तो इस कंडीशन से जो हमारे पास दी हुई है कि सच दैट W और V का इनर प्रोडक्ट 0 है, यहाँ से हमारे पास क्या आया कि इसका मतलब अल्फा 2 0 है, यानी कि W जो हमने एक्सप्रेस किया था ना, वहां पर अल्फा 2 तो 0 है, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 3 और अल्फा 4 कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो W क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा V1 V3 V4 का, ठीक है, एनी पॉसिबल। अब ऐसा हो सकता है कि लैम्डा 3 लैम्डा 4 भी 0 हो, सिर्फ V1 का हो, बट हमें सारे केसेस देखने पड़ेंगे, राइट, W कुछ भी हो सकता है, तो W लीनियर कॉम्बिनेशन होगा V1 V3 V4 का, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी, वी आई ट्रांसपोज वी आई क्या होता है, हमारे पास वी आई नॉर्म का स्क्वायर होता है, ओके, फुल स्क्वायर, माय मिस्टेक।
तो यहाँ पर हमारे पास W क्या आ गया, W आ जाएगा α1 V1 प्लस α2 V2 α3 V3 प्लस α4 V4, राइट। क्या ये आइगन वेक्टर बन जाएगा? ये आइगन वेक्टर तभी बन पाएगा जब हमारे पास W जो है वो किसी लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके आइगन स्पेस में जा रहा होगा। नाउ सपोज हमारे पास V1 जो है वो लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, V3 जो है वो लैम्डा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, और V4 जो है वो लैम्डा 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। और W को हम α1 V1 α3 V3 α4 V4 लिख पा रहे हैं, वेर α1 α3 α4 जो सारे नॉन जीरो, राइट। तो क्या ये आइगन वेक्टर बन जाएगा? B ऑफ W निकालेंगे। आइगन वेक्टर बनने के लिए क्या आएगा? इमेज क्या आनी चाहिए? सम स्केलर मल्टीपल ऑफ W आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या आ रहा है ऐसा कुछ हमारे पास। तो मैं B को जब ऑपरेट करूंगी W पर, तो इस पर भी B ऑपरेट हो जाएगा, इस पर B ऑपरेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा। B ऑफ V1 क्या आ जाएगा? लैम्डा 1 V1। B ऑफ V3 क्या आ जाएगा? लैम्डा 3 V3, राइट। एंड ये आ जाएगा हमारे पास α4 लैम्डा 4 V4, ठीक है। क्या मैं यहाँ से कॉमन निकाल के इसको स्केलर मल्टीपल ऑफ W लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती हूँ। लेकिन यहीं पर अगर मेरे पास ऐसा हो जाता कि α4 तो 0 है और ये V1 और V3 जो है ये एक कॉमन आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो आइगन वेक्टर आए थे, मतलब एक आइगन वैल्यू ऐसी थी जिसकी मल्टीप्लिसिटी जो थी वो 2 थी। ज्योमेट्रिक भी और एल्जेब्राइक भी, सिमेट्रिक है, डायगोनलाइजेबल है, तो एल्जेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर रहेगी, मतलब दो आइगन वेक्टर मिल गए हमें। तो सपोज ऐसा हो जाता कि जो V3 और V1 है ये दोनों ही हमारे एक ही आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग जो है आइगन वेक्टर हैं, और α4 0 है, मतलब कि W जो है वो एक आइगन स्पेस में जा रहा है, एक ही आइगन स्पेस में जा रहा है, एक आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस बन रहा है उसमें जा रहा है। तो उस केस में क्या हो जाता? उस केस में देखो यहाँ पर आ जाएगा α1, मान लेते λ1 V1, यहाँ पर भी क्या आएगा? α3 λ1 V3, V1 और V3 सेम आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग। तो इस केस में हमारे पास λ1 कॉमन निकाल सकते हैं हम, α1 V1 प्लस α3 V3। तो इस केस में जो W है वो हमारा क्या बन जाएगा? आइगन वेक्टर बन जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू, ठीक है। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है, W तो कोई भी हो सकता है, V1 V3 V4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ से सिर्फ हम इतना कंक्लूड कर पाएंगे कि जो V था ना हमारा, जो यहाँ पर इन्होंने आइगन वेक्टर दिया है, V जो आइगन वेक्टर दिया है, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो होगा R4 में, पहले V के कोरस्पॉन्डिंग हम लीनियर स्पैन ले लेते हैं, मतलब सारी स्केलर मल्टीपल इकट्ठे कर लेंगे V के, लीनियर स्पैन ले लेंगे V का, इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा R4 में, उसमें हमारा W जा रहा होगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो सिर्फ हम यहाँ पर इतनी कंडीशन बता पाएंगे। इसमें बोला कि आइगन वेक्टर बन जाएगा, बन सकता है बट इट इज नॉट नेसेसरी, तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। हमें फॉल्स पूछा तो यही हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है? फॉर एवरी सबस्पेस W कंटेन इन R4, W प्लस W परप जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? R4 के बराबर हो जाएगा। वेर W परप क्या हो रहा है? W परप है हमारा VW का इनर प्रोडक्ट क्या हो? 0 हो फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W, ओके। इसका क्या मतलब है? हमें बताना है कि एवरी वेक्टर V बिलोंग्स टू R4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें से एक वेक्टर हमारा कहाँ से हो? W से हो, और दूसरा वेक्टर हमारा कहाँ से हो? W पर से, ठीक है। अब W क्या है? सब स्पेस है किसका? R4 का, ठीक है। तो इसकी बेसिस होगी, हाँ जी होगी। उस बेसिस को हम ग्राम श्मिट प्रोसेस से ऑर्थोगोनलाइज कर सकते हैं, ऑर्थो नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी एक ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बना ली, किसकी? W की, ठीक है। उस बेसिस को एक्सटेंड किया जा सकता है R4 की बेसिस बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। R4 की हमारे पास एक बेसिस आ गई V1 V2 V3 V4, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, जिसमें से जो हमने एक्सटेंड की है कहाँ से? W की बेसिस से एक्सटेंड की है, यानी कि
मान लेते हैं V1 V2 जो है वो हमारी W की बेसिस थी, उसमें V3 V4 लगा के हमने R4 की बेसिस बनाई है। ठीक है, कर सकते हैं। W सब स्पेस है, उसकी बेसिस होगी, बेसिस को हम ऑर्थोगोनलाइज कर सकते हैं, ऑर्थो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हमारी जो B है वो क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तो कभी भी नॉर्म ऑफ V जो है नॉन जीरो V के लिए क्या होगा, जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो उस बेसिस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, R4 की बेसिस बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज X जो है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, R4 से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब X को मैं लिख सकती हूँ इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी कि अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2, अल्फा 3 V3 ऐसा करके मैं लिख सकती हूँ। हाँ जी, लिख सकते हैं। अब इस x की मैं प्रोजेक्शन करूंगी किस पर, W पर। अब x की प्रोजेक्शन करनी है W पर। x कहाँ से, R4 से। R4 से प्रोजेक्शन कर रहे हैं W पर। कैसे डिफाइन किया है कि हम x का इनर प्रोडक्ट लेंगे विद द बेसिस ऑफ W। तो हम मान लेते हैं V1 VI लिखते हैं, और उसको फिर VI से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से I कहाँ से कहाँ, 1 से 2 तक। W हमारा हमने मान के चला है 2 डायमेंशन का, आप K डायमेंशन का मान के चलिए। सपोज यहाँ पर K ले लीजिए, V1 V2 VK, यहाँ पर K तक जाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमने इसको इस तरह क्या किया, प्रोजेक्ट किया है। X का इनर प्रोडक्ट लिया है VI के साथ, और फिर VI को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, प्रोजेक्शन। क्या ये W से बिलोंग करेगा, कर जाएगा, क्योंकि V1 W में है, V2 W में है, W एक सब स्पेस है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी W में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो वेक्टर है ये हमारा W में चला जाएगा। ओके, अब जो बाकी बच गए, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, जो x है उसमें से माइनस कर देती हूँ समेशन I फ्रॉम 1 to K एक्स vi को, और इसको नाम दे देती हूँ W। अब ये चेक कीजिए क्या ये W2 हमारा बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, किससे, W परप से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं ऐसा कर पाई तो मैं क्या दिखा दूंगी कि W2 प्लस ये एलिमेंट, ये कहाँ से है, W से, ये क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। मतलब हर एक x के लिए मैं W2 प्लस W1 लिख पा रही हूँ। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। तो हमें क्या चेक करना रहेगा कि ये जो W2 है ये W परप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। W परप की डेफिनेशन क्या कह रही है कि इसमें वो सारे एलिमेंट जाएंगे जिनका इनर प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर डिफाइंड है वो 0 होना चाहिए विद एवरी एलिमेंट ऑफ W। तो इसका क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट चेक करते हैं W के साथ, एनी एलिमेंट फ्रॉम W। ओके, अब एनी एलिमेंट फ्रॉम सबस्पेस W को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ऑफ द बेसिस ऑफ W। ठीक है, तो ये L मान लीजिए β1 V1 हो जाएगा, β2 V2 हो जाएगा, अप टू एंड सो ऑन बीटा के VK हो जाएगा। और इसका इनर प्रोडक्ट करें W2 के साथ, W2 क्या है, x माइनस समेशन I फ्रॉम 1 to K एक्स VI का इनर प्रोडक्ट विद VI। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये इनर प्रोडक्ट क्या होता है, लीनियर होता है फर्स्ट कंपोनेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x कॉमा B1 V1 प्लस B2 β2 V2 प्लस बीटा के VK। ठीक है, और माइनस में हमारे पास इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगा, ये क्या है, x V1 प्लस x V2 अप टू एंड सो ऑन x VK कॉमा β1 V1 β2 V2 अप टू एंड सो ऑन बीटा के VK। यही है, हाँ जी यही है। अब हमें क्या पता था कि जो V1 V2 हमने जो बेसिस बनाई थी वो क्या थी, वो थी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, राइट। अब ये x है जो, इसको भी मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, जो हमने लिखा था सबसे पहले एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ V1 V2 V3 V4 एक्सप्रेस कर सकती हूँ, राइट। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, वो भी रख लेंगे यहाँ पर, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अल्फा 3 अल्फा 4 V4। ठीक है, उसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ करना। तो V1 जो है इसका इनर प्रोडक्ट विद V1 क्या आएगा, नॉर्म ऑफ V1 के बराबर आ जाएगा, बेसिकली V1 ट्रांसपोज B V1 आ जाएगा। और V1 का ट्रांसपोज जो मैं किसी और के साथ करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिया। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, अल्फा 1 β1 V1 ट्रांसपोज B V1। फिर मेरे पास बचेगा अल्फा 2 β2 V1 V2 ट्रांसपोज B V2। ऐसे करके मेरे पास कहाँ तक बचेगा, मेरे पास आएगा, ये कहाँ तक है, जितना W का डायमेंशन है उतने ही वेक्टर आएंगे इसमें V1 V2 VK तक।
यहाँ पर भी जो वी के तक एलिमेंट आएंगे वहीं तक होगा, उसके आगे वाले सब इसके साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो हमारे पास कहाँ तक आएगा, अल्फा के, बीटा के, वी के ट्रांसपोज बी वी के, ठीक है, माइनस। अब इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास x1 x कॉमा वी1 का इनर प्रोडक्ट v1 प्लस x कॉमा वी टू एंड सो ऑन x कॉमा वी के, ठीक है। और इसका किसके साथ है, बीटा वन वी1 प्लस बीटा टू वी2 बीटा के वी के, ठीक है। तो इनका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वी1 का इनर प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, वी1 का होगा सबके साथ, वी1 के साथ, वी2 के साथ, वीके के साथ। अब बाकी सबके साथ जब आई जे के बराबर नहीं है तो जीरो आएगा, खुद का खुद के साथ ही रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बीटा वन एक्स वी वन ट्रांसपोज बी वी1, राइट, यही आएगा। ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा बीटा टू एक्स वी2, यहाँ पर आ जाएगा वी2 ट्रांसपोज बी वी2, ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा बीटा के एक्स वी के ट्रांसपोज बी वी के, ठीक है, यही आया। अब जो एक्स वी वन है वो क्या आएगा, एक्स वी वन क्या आएगा, अल्फा वन आएगा, क्या आएगा, अल्फा वन आएगा। एक्स वी टू क्या आएगा, अल्फा टू आएगा। एक्स वी थ्री का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा थ्री आएगा, ठीक है, राइट। क्योंकि वी वन बाकी सबके साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो सिर्फ एक्स में जो वी वन वाला कॉम्पोनेंट है उसी के साथ करेगा, तो वहां से हमारे पास आएगा। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिया तो वी वन का नॉर्म क्या होगा, वन होगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ये इसके बराबर आ गई, कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब W2 जो है वो पर्प में जा रहा है, मतलब W2 इसका एलिमेंट है। तो हमने क्या कर दिया, हमने x जो लिया था, कहाँ से लिया था, R4 से लिया था, उसको एक्सप्रेस कर दिया W1 प्लस W2 में, where W1 हमने लिया है समेशन I फ्रॉम 1 to k x वी आई, ठीक है, और W2 क्या लिया है, x माइनस दिस, ओके, राइट, ठीक बात। हाँ, और V1 V2 ये कैसे लिए हमने, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाई है, किसकी, W की ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाई है, और फिर उसको एक्सटेंड किया है R4 की ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में, है, क्लियर है। यहां से हम ये भी देख पाएंगे कि ये जो सम आएगा हमारा, कि हम R4 को W प्लस W1 लिख पा रहे हैं, ये जो सम है ये हमारा डायरेक्ट सम बनेगा। W और W पर के इंटरसेक्शन सिर्फ जीरो एलिमेंट ही जाएगा। ये कैसे देखेंगे, देखो, सपोज W1 हमारा W से है और W2 हमारा W पर्प से है, ठीक है। W पर्प में कैसे एलिमेंट जा रहे थे, जो W के हर एक एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर हो, तो W1 के साथ भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब जो इनर प्रोडक्ट है W2 का W1 के साथ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि W2 ट्रांसपोज बी W1 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये दोनों एलिमेंट बराबर हैं, W1 W में भी जा रहा है और W1 W ट्रांसपोज में भी जा रहा है, तो W1 का इनर प्रोडक्ट विद W1 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब ये जीरो होना चाहिए। हमें क्या पता है कि B है एक पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पॉजिटिव डेफिनेट है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हम जाएं तो क्या वी ट्रांसपोज बी वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर ऑल वी नॉन जीरो, राइट, फॉर ऑल वी नॉन जीरो, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं हम कि ये जीरो होगा, जीरो किसके लिए होगा, सिर्फ W1 जीरो जब होगा तभी हमारा जो है ये जीरो होगा, क्योंकि B क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट है। तो यहाँ से इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट जा सकता है, सिर्फ जीरो एलिमेंट, जीरो वेक्टर ही जा सकता है। तो ये जो सम है ये हमारा डायरेक्ट सम भी बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हर एक सबस्पेस, कोई भी सबस्पेस लिया W, उसकी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाई, उसको एक्सटेंड किया, R की बेसिस बनाई, R में कोई भी एलिमेंट लिया बेसिस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर उसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ली, X माइनस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमने दिखाया कि W2 में जा रही है, तो हमने X को एक्सप्रेस कर दिया एक एलिमेंट W का सम एक एलिमेंट W पर, ठीक है। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कह रही है कि इफ W जो है वो R4 में कंटेन्ड है और वो एक आइगन स्पेस है B का, देन W के पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। W जो है आइगन स्पेस है B का, इसका मतलब क्या हुआ कि आइगन वेक्टर से जनरेट हो रहा होगा, राइट, ठीक है। नाउ सपोज लैम्डा हमारे पास एक आइगन वैल्यू थी B की और उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 थी,
तो V1 W1 और W2 दो आइगन वेक्टर आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ऑर्थोगोनैलिटी क्या यहाँ पर मैं कंफर्म कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, बट ग्राम श्मिडिट प्रोसेस से मैं उसको ऑर्थोगोनल बेसिस बना सकती हूँ, राइट? ठीक है, तो अगर मेरे पास मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है आइगन वैल्यू की, तो मैं क्या ग्राम श्मिडिट प्रोसेस से ऑर्थोगोनल बेसिस बना सकती हूँ आइगन स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग। सिंपल बेसिस मेरी आइगन वेक्टर से ही बन जाएगी। ऑर्थोगोनल बनाने के लिए ग्राम श्मिडिट लगाना पड़ेगा एंड देन मुझे उसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन जाएगी। नॉर्मलाइज कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। हर एक नॉन जीरो वेक्टर का जो नॉर्म है दैट इज वी ट्रांसपोज बी वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो डिवाइड किया जा सकता है उससे, तो नॉर्मलाइज किया जा सकता है, तो नॉर्मल बेसिस मिल जाएगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी मेरी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अच्छा, अब हमने बाकी सब चीजें तो यूज कर ली, क्या चीज बची है? नॉट आइडेंटिटी। ये क्यों लिखा था नॉट आइडेंटिटी? अगर आइडेंटिटी हो जाए तो कौन सी स्टेटमेंट में फर्क पड़ेगा? देखो, अगर बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती तो एवरी नॉन जीरो वेक्टर उसका क्या बन जाता? आइगन वेक्टर बन जाता। तो यहाँ पर जो इसने लिखा कि डब्ल्यू नॉन जीरो है, सिर्फ डब्ल्यू नॉन जीरो होने से ही वो क्या बन जाता? आइडेंटिटी का आइगन वेक्टर बन जाता। चेक करने का सवाल ही नहीं था। ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ना करे, ये आइगन वेक्टर बन जाएगा, राइट? ठीक है, तो इसका रोल यहाँ पर था। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।